और लोग आसानी से पैसा कमाने के लालच में कभी कभार गलती कर बैठते हैं। ऐसे किसी भी लिंक पे या ऐसे किसी भी मैसेज पे या किसी ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे आप बिल्कुल भरोसा ना करें जिनको आप नहीं जानते हो। जो बड़े लोक लुभावन से मैसेज होते हैं कि भाई इतने घंटे में इतने पैसे कमाएं या घर बैठे पैसे कमाएं और कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो मैसेज का फॉर्मेट देखकर ही आपको लगभग पता लग जाता है कि भाई ये फेक या फ्रॉड मैसेज है। प्रोबेबिलिटी पैसे रिफंड होने की कम होती जाती है टाइम बढ़ने के साथ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी फ्रॉड मैंने आज तक देखे हैं, जिसमें कई लोगों ने कई करोड़ रुपए भी कमाए हैं, आपको जैसा सुन के हैरानी होगी कि इनमें से एक भी व्यक्ति ने कभी कोई पार्सल भेजा ही नहीं था। इन दिनों व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि सैलरी 30,000 और हर साल इंक्रीमेंट। ये बहुत सुकून भरा नजर आता है, और हो भी क्यों ना, चाहे बेरोजगार हो चाहे नौकरी वाले हो, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। पर सच बहुत डरावना होता है। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव मिश्रा और आज हमारी मेहमान हैं डीसीबी साउथ गुरुग्राम और साइबर सेल के हेड सिद्धांत जैन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, पहले ऑफलाइन फ्रॉड्स होते थे, पोस्टर लगा दिए दीवारों पे खंभों पे कि हायरिंग है, जॉब ऑफर्स है। अब ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। तो सर, ये ऑनलाइन स्कैम तो घर घर पहुंच गया, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, आपने सही कहा कि जैसे इंटरनेट का आज दौर है और घर घर इंटरनेट है, रादर मोबाइल पे इंटरनेट एक्सेस करना बहुत आसान है। तो अपने डिजिटल युग में जो सॉल्यूशंस है उसके साथ थोड़े चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, और उनमें से ये जो अपना टास्क बेस्ड या जॉब फ्रॉड जिसे कह सकते हैं, ये भी अपने पैर बजारने का प्रयास करता है। और लोग आसानी से पैसा कमाने के लालच में कभी कभार गलती कर बैठते हैं। तो बेसिकली इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लिंक या मैसेज भेजा जाता है और बताया जाता है कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, कुछ आपको स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई वीडियो रिव्यू करके या लाइक करके या कुछ ऐसा काम करके जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट ना करना पड़े पैसे कमा सकते हैं। और जनरली जो फ्रॉडस्टर होते हैं उसमें इनिशियली कुछ आपका भरोसा जीतने के लिए कुछ पैसे देते भी हैं, और फिर उसके बाद में लोगों को थोड़ा लालच हो जाता है और फिर वो उसी में थोड़ा सा पड़ जाते हैं, और फिर वो शुरुआत हो जाती है एक बड़े साइबर फ्रॉड की। कैसे पता चलेगा कि मैसेज करने वाला फ्रॉड है या सही है? देखिए, एक है ना बड़ी फेमस इंग्लिश सेइंग है, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो मतलब बेसिकली अगर इफ़ यू गेट टू नो दैट इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि भाई आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है और आप पैसे कमा रहे हैं, तो सबसे पहला इंडिकेशन तो यहीं से पता लग जाता है कि भाई ये पैसे कमाने का स्रोत नहीं है, एक फ्रॉड का स्रोत है जो आपके साथ कोई कर रहा है। सबसे आसान तरीका तो यही है। दूसरा यह है कि भाई ऐसे किसी भी लिंक पे या ऐसे किसी भी मैसेज पे या किसी ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे आप बिल्कुल भरोसा ना करें जिनको आप नहीं जानते हो। मतलब जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है वो लगभग सभी लोग जानते हैं। उन्हीं से ही आप जॉब के लिए अप्रोच करें, अप्लाई करें, वहाँ से नोटिफिकेशंस वगैरह रिसीव करें। जो बड़े लोक लुभावन से मैसेज होते हैं कि भाई इतने घंटे में इतने पैसे कमाएं या घर बैठे पैसे कमाएं और कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो मैसेज का फॉर्मेट देखकर ही आपको लगभग पता लग जाता है कि भाई ये फेक या फ्रॉड मैसेज है। और इसमें एक ज़रूरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाई चांस अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो भी जाता है, बाई चांस मान लीजिए, तो जो अपनी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है, जो ऑल इंडिया हेल्पलाइन है 1930, उसमें जितना जल्दी अगर अपन कॉल कर देंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पैसे रिफंड होने की। अच्छा सर, किसी के पैसे लुट गए हैं, चले गए हैं, तो कितना चांसेस है मिलने के? क्या मिलते भी हैं ऐसे लोगों के पैसे जिनके फ्रॉड्स हो गए? नहीं, बिल्कुल पैसे मिलते हैं। पूरा इतना बड़ा जो एलेबोरेट सेटअप है गवर्नमेंट का, तो डेफिनेटली पैसे मिलते हैं, और कई केसेस में आप मान के चले 100% तक पैसे रिफंड होते हुए मैंने देखे हैं। बट इसके साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी पैसे रिफंड होने की कम होती जाती है टाइम बढ़ने के साथ में। जैसे मान लीजिए फ्रॉड होते ही अगर आप जितना कम समय में रिपोर्ट कर देंगे। कितनी मिनिमम कितनी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया? देखिए, मैं तो कहूँगा जितना जल्दी हो सके, अगर कोई विद इन हाफ एन आवर 10-15-20 मिनट जितना जल्दी हो सके। बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन में कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का। जी। गोल्डन आवर मतलब कि क्राइम होने के
विद इन एन आवर जिसे कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं, चाहे कोई भी क्राइम हो तो उस टाइम उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, चाहे ये क्राइम हो गया चाहे कोई और भी क्राइम हो गया, इट इज़ वेरी इजी। क्योंकि फ्रॉड का जो पैसा हो गया या कोई फ्रॉडस्टर होगा वो अभी भी अनवेयर है या उसको पकड़ना आसान है। तो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हैविंग सेड दैट, अगर जितना जल्दी हो सके, जो भी समय अगर लगता है जितना, और ये ना सोचे, कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो बहुत टाइम निकल गया, 10 दिन निकल गए या जो भी दिन निकल गए, जितना जल्दी हो सके, चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 10 दिन हो, 1930 पे ज़रूर कॉल करें। या जो अपना cybercrime.gov.in जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, उस पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, ये जो सेटअप है इसमें ना सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व रहती है इस पोर्टल पे, इस पूरे मैकेनिज्म में, बल्कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स के तौर पे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। तो सब लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और एक, क्योंकि एक्सपर्ट्स की टीम लगातार ऐसी कंप्लेंट्स को टैकल करने के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो रिफंड करना, होल्ड करना वो बहुत आसान हो जाता है। मतलब उसमें काफ़ी मदद मिल पाती है। देश में तो ये ऑनलाइन साइबर क्राइम्स चल ही रहे हैं, फ्रॉड्स चल रहे हैं, पर विदेशों में भी जॉब पाने की चाहत बहुत बढ़ गई है लोगों में, और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लोग विदेशों की तरफ रुख करते हैं। पर हमने अभी कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड में देखा है कि किस तरह से लोग जॉब स्कैम में, फेक जॉब स्कैम में फंस गए हैं। तो ऐसे लोगों को सचेत रहने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप, कैसे सावधान रहें? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्टिकुलरली जिन कंट्रीज़ का आपने नाम लिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये बेसिकली अपनी गोल्डन ट्रायंगल के नाम से फेमस कंट्रीज़ है अपने साउथ ईस्ट एशिया में। तो मतलब कुछ समय से एक ये साइबर स्लेवरी का एक कंसेप्ट है, वो जो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, कि जो ब्लू कॉलर जॉब सीकर्स होते हैं वो पहले मान लीजिए गल्फ जाते थे, या जो सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स कह सकते हैं वो जाते थे, उनको ये जो अपने साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पर उनको बुला के साइबर स्लेवरी उनसे करवाई जाती है। जो फेक कॉल सेंटर्स जो फॉरेन नेशनल्स ने इन कंट्रीज़ में बना रखे हैं, और वहाँ पे उनको फोर्स किया जाता है। कई बार हमने ऐसे लोगों को रेस्क्यू भी करा है। अभी थोड़े टाइम पहले भी गुरुग्राम पुलिस ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ से लेकर आई थी। उनसे हमने काफ़ी डिटेल में पूछा कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर क्या काम होता था। तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे रख लिए जाते हैं, पासपोर्ट्स वगैरह उनको थ्रेटन किया जाता है, बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है। और इन लोगों को एक तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप कहीं पर भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स एक मैकेनिज्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या सारा जो अपना वेयर अबाउट्स है वहाँ पर ज़रूर बताकर जाएं कि कहाँ जा रहे हैं, एम्प्लॉयर की क्या डिटेल्स हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं जिसका बहुत मतलब नॉन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या आप उसके बारे में अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो जॉब ऑफर है इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो सकता है जो इलीगल हो, तो बिल्कुल ऐसे फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। थोड़े टाइम पहले भी हमने एक व्यक्ति जो कोलंबो में रह के भी आए थे, और वो भी इस तरह के साइबर स्लेवरी में फंस गए थे। मतलब गांव के इलाके में से थे, राजस्थान के, और वहाँ पर जाकर ये कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल्स के साथ कोलंबो में रहे, और पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने कुछ वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड करने में भागीदारी करी, और इवेंचुअली वो अरेस्ट भी हो गए। और बाद में जाकर फिर लोग परेशान होते हैं एंड दे रिग्रेट कि एक थोड़े टाइम के लालच के लिए अपना पूरा जीवन खराब कर देना, तो उससे बचना चाहिए। अच्छा सर, क्या ये नौकरी जो पाना चाहते हैं उन्हीं के साथ ऐसा फ्रॉड होता है, या जो लोग वहाँ विदेशों में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके साथ भी ऐसे फ्रॉड के केसेस देखने में नज़र आ रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे बाहर अलग अलग देशों में पढ़ने जाते हैं, और कई बार स्टूडेंट्स को भी क्या होता है कि अपनी सस्टेनेंस के लिए मतलब मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ शुरुआत इसको पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरह करते हैं कि अपने खुद को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्री से, मान लीजिए समबडी इज़ फ्रॉम नॉट सो वेल टू डू बैकग्राउंड एंड विशेस टू सपोर्ट देमसेल्व्स इन फॉरेन कंट्रीज़, तो एक पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरह इसको शुरू करते हैं और सोचते हैं कि भाई शायद तक कोई किसी को पता नहीं चलता। बट इवेंचुअली क्या होता है कि जो इलीगल काम होता है, जो इलीगल वर्क होता है, उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के नेट में आ ही जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई को छोड़ के इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा लग जाते हैं,
और फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, वो बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत डीप नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इस कारण से अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं या हो सकते हैं जो इलीगल है, जो गलत है, दैट इज़ टू गुड टू बी ट्रू एंड इज ऑफरिंग मनी बाय डूइंग नथिंग, फॉर एग्जांपल सेलिंग म्यूल अकाउंट्स एंड थिंग्स लाइक दोज, तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए कि ये गलत रास्ता है, और जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्लिपरी स्लोप। तो एक बार वो स्लिपरी स्लोप पे स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वापस आना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है जीवन के सही ढर्रे पे आना। अच्छा सर, क्या कहते हैं, कई फ्रॉड इन दिनों ट्रेंड में है और उनमें से एक है कोरियर के नाम पर धोखाधड़ी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे। तो कुरियर के नाम पे जो धोखाधड़ी होता है, जो फ्रॉड होता है, उसको थोड़ा सा अपन जेनरिक टर्म में कहते हैं कस्टम्स बेस्ड फ्रॉड। तो कस्टम्स बेस्ड फ्रॉड में जनरली क्या होता है कि लोगों के पास एक कॉल आता है जनरली, और बोला जाता है कि हम यहाँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, ABC एयरपोर्ट के या बॉम्बे एयरपोर्ट के, वॉट एवर एयरपोर्ट के नाम पे, और बोला जाता है कि आपके आधार कार्ड पे एक पार्सल है जो A कंट्री से B कंट्री जा रहा है, या आपने कोई पार्सल बुक करा है, या आप कोई पार्सल रिसीव कर रहे हैं जिसमें कॉन्ट्राबैंड है, ड्रग्स है और फेक पासपोर्ट है, और अगर आपने ये नहीं, मतलब जो भी वो बताते हैं ये नहीं किया तो आपको जेल हो जाएगी, या आपको मतलब वॉट एवर। अगर इस टाइप का कॉल आ जाता है आपके साथ कोरियर से और आप नर्वस हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक आम आदमी को? क्योंकि एक आम आदमी तो डर जाता है जब इस टाइप से फ़ोन आता है। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी फ्रॉड मैंने आज तक देखे हैं, जिसमें कई लोगों ने कई कई करोड़ रुपए भी कमाए हैं, जी। आपको शायद तक सुन के हैरानी होगी कि इनमें से एक भी व्यक्ति ने कभी कोई पार्सल भेजा ही नहीं था। उनको बताया जाता है कि आपसे आपने कंबोडिया पार्सल भेजा है या आपने US पार्सल भेजा है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति एक बार खुद सोचे कि मैंने कोई पार्सल भेजा भी है कि नहीं भेजा है। मतलब मैं आज तक ऐसे एक व्यक्ति से नहीं मिला जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ हो और उन्होंने कोई एक्चुअली पार्सल भेजा हो। बट मतलब व्यक्ति अगर एक बार ये भी सोच ले कि मैंने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं है, तो मेरे भेजे गए पार्सल में कोई ऐसी चीज़ कैसे मिल सकती है। अगर बाई चांस कोई व्यक्ति ऐसा पार्सल भेजता है तो 1% शायद तक चांस हो भी, बट इफ समबडी हैज नॉट सेंट एनी पार्सल एनीवेयर, तो चांस मतलब, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो लोगों के मतलब सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं उसको यूज़ करते हुए लोगों के थ्रेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों के फियर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आपको ऐसा कोई सस्पिशियस फिशिंग कॉल आता है तो पहले तो ये सोचें कि अगर आपने ऐसा कोई पार्सल भेजा ही नहीं है तो आपको इस तरह के उसमें पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और मैक्सिमम आप मान के चले 99% से भी ज़्यादा कॉल्स मान के चलें कि ये फ्रॉड ही होते हैं इस तरह के, अगर आपको कोई फ़ोन करके, क्योंकि कभी भी कोई इमिग्रेशन ऑफिशियल या कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्सल देख के कोई MDMA या कोई ड्रग इस तरह की चीज़ें कभी कोई निकालते नहीं है ऑफिशियली। अगर कुछ होता है तो वो ऑफिशियली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जो लोकल पुलिस है उसके थ्रू। और बाई चांस मान लीजिए आपको पता भी लग जाता है कि ये एक फेक कॉल है, तो आप उसमें नहीं पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात है, बट इमीडिएटली 1930 पे कॉल करके ज़रूर बता दें कि इस नंबर से मेरे पास कॉल आया है, जिससे वो बाई चांस मान लीजिए आपके साथ तो फ्रॉड नहीं हो पाया लेकिन किसी और के साथ भी ना हो पाए, जो हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 1930 में कॉल हार्डली 60 सेकंड्स में आप अपनी बात रख पाएंगे, और वहाँ वो जो पूरा एलेबोरेट मैकेनिज्म है वो वहाँ पर ना सिर्फ जो लोकल पुलिस है जहाँ से वो कॉल आ रही है वहाँ पर जो रेड वगैरह कर पाएंगे, उनकी आइडेंटिटी चेक कर पाएंगे, तो एक बड़ा जो रैकेट होता है वो पनप नहीं पाएगा। अच्छा, आप अभी समझा रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम साइबर क्राइम्स को कई स्टेजेस में बांट सकते हैं, तो एक बार समझाएंगे सर किन किन स्टेज में हम साइबर क्राइम्स को बांट सकते हैं? नहीं देखिए, अगर आप स्टेज की बात करें तो दो लेवल पे गुरुग्राम पुलिस साइबर क्राइम से रोकने का, रोकथाम का जो प्रयास करती है, एक तो हो गया प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में वो हमारी जो सारी अवेयरनेस एक्टिविटी आती हैं, चाहे हम जो RWAs है, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर अपने साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के थ्रू हम एंगेज करते हैं, बाइक रैलीज निकालते हैं, वीडियो वैन के थ्रू अवेयर करते हैं, साइबर समर इंटर्नशिप चलाते हैं जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स उनको अपस्किल करते हैं, क्रॉस स्किल करते हैं, क्विजेस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। जो मेजर गवर्नमेंट और मतलब कंट्री के जो फेस्टिवल्स होते हैं लाइक रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, वहाँ पर टैबलूज वगैरह निकालते हैं, और नुक्कड़ नाटक हो गया, स्पीचेस हो गई, डिबेट्स हो गई, इस तरह की एक्टिविटी में प्रिवेंशन जब वाली जो एक्टिविटी है कि लोगों को पता लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई इस तरह का मतलब साइबर फ्रॉड किस किस तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन सी बात जो है कि हम लोगों को बताते हैं कि QR कोड स्कैन करने से सिर्फ पैसे कटते ही हैं,
कभी दुनिया में किसी के पास क्यूआर कोड करने से पैसे आए नहीं। बिल्कुल। लेकिन फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति को क्यूआर कोड भेजेंगे और बोलेंगे कि आप स्कैन करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बिल्कुल। कई लोग स्कैन कर लेते हैं क्यूआर कोड और फिर सोचते हैं कि पैसे आएंगे। जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट में कहीं कोई सामान सेल करने के लिए डाला हुआ है, यूज्ड आइटम, और बोलते हैं कि भाई हम ये परचेज करना चाहते हैं और आपको अपने क्यूआर कोड भेजा, आप स्कैन करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन में आपको जैसे मैंने बताया। और दूसरा हो गया डिटेक्शन। डिटेक्शन में अपना इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट होता है उसमें ना सिर्फ अपन जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स वगैरह हो गए कि भाई किसके खाते में पैसे गए, बट अपना एक लार्जर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो पूरा जो नेटवर्क है उसका जो पूरा पैराफर्नेलिया है साइबर क्राइम का, उसे डिसमेंटल किया जाए। कि जो एंड तक जो व्यक्ति एक्चुअली इसको फ्रॉड कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, उनको उन तक पहुंचा जाए। हम इंटरपोल और जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज है उनकी बहुत सहायता लेते हैं लगातार, कि अगर दूसरी कंट्रीज में हमको फ्रॉडस्टर की लोकेशन वगैरह पता लगती है तो इंटरपोल के चैनल के थ्रू उनको इंटीमेट करते हैं। लोकल जो पुलिस है, चाहे दुबई में हो, चाहे अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो, कि आपके यहाँ पर एक इस तरह का नेटवर्क बना हुआ है जो हमारे सिटीजन्स के साथ बहुत रेगुलरली इंडस्ट्रियल स्केल पे फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़े दिन टाइम पहले ही हमने लगभग 2 दिन पहले ही लगभग 20 लोगों को एक फेक कॉल सेंटर चलाते हुए पकड़ा। तो उसमें हमको ये पता लगा कि ये लोग क्या करते हैं कि वेस्टर्न नेशनल्स को डिफ्रॉड करके पैसे बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कुछ जो फ्रॉडस्टर थे वो आउट ऑफ इंडिया भी थे। तो हमने इंटरपोल की मदद लेते हुए हमने जितना हम पता कर पाए वहाँ के ज्यूरिडिक्शनल पुलिस को लिखा कि भाई इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स हैं दे आर इन कल्यूजन विद फ्रॉडस्टर्स इन इंडिया एंड उनका नेटवर्क वहाँ पर डिसमेंटल होना चाहिए। तो प्रिवेंशन और डिटेक्शन 2 मेजर फ्लैग्स हैं जिसपे साइबर क्राइम से निपटा जा सकता है। अच्छा सर, इस आजकल किस तरीके के फ्रॉड्स ट्रेंड में है? मतलब सबसे लेटेस्ट फ्रॉड क्या क्या चल रहा है, और पुलिस को क्या लगता है कि इस टाइप के ट्रेंड से कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, कितनी क्विकली? देखिए, आपने पूछा कि मेजर टाइप के साइबर फ्रॉड किस तरह के चल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 तरह के जो मेजर फ्रॉड चल रहे हैं। एक तो होता है अपना इन्वेस्टमेंट बेस्ड फ्रॉड। इन्वेस्टमेंट बेस्ड फ्रॉड में बेसिकली क्या होता है कि लोगों को एक थोड़ा सा एंटाइज किया जाता है कि भाई आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल गेन लॉट ऑफ मनी, और बेसिकली उनको इनिशियली कुछ पैसे दिए भी जाते हैं कि मान लीजिए 5,000 उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया तो उनको 10,000 मिल गए या 7,000 मिल गए। इनिशियली उनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में थोड़ा पढ़ाया जाता है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है जिसमें आप देखेंगे कि बाकी लोग जो एक फ्रॉडस्टर है उसकी बातों को रिपीट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं एको चेम्बर। तो लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो एक्चुअली उस फ्रॉड या स्कैम का पार्ट ही होते हैं। और उसमें इनिशियली आपको पैसे मिलने के बाद में लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान तरीका है, कुछ करना भी नहीं पड़ा है, और उसमें काफ़ी लोग काफ़ी करोड़ रुपए भी लगा देते हैं, ज़्यादा रुपए भी लगा देते हैं। और जब विड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तो देन दे गेट टू नो दैट इट वाज अ बबल, और वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड फ्रॉड उनके सामने आ जाता है, उनको ग्रुप वगैरह से निकाल दिया जाता है, या कॉल करने का प्रयास करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड फ्रॉड एक बड़ा हो गया तरीका। दूसरा अपना टास्क बेस्ड फ्रॉड, जो जॉब फ्रॉड के बारे में आपने कहा कि उनको बताया जाता है कि वीडियो लाइक करें या होटल रिव्यू करें या कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें कि भाई आप ये करेंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने व्यू बढ़ाएंगे। तो इसे कहते हैं बहुत ट्रिवियल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, और इनिशियली बेट की तरह जैसे मैंने बताया कुछ दिया जाता है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, और फिर वो बताया जाता है कि सेकंड लेवल का आपको टास्क करना है तो इतने प्रीपेड अपन को पैसे जमा कराने पड़ेंगे। फिर पैसे जब निकालने की बारी आती है तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे अलग अलग तरह से उनको पता लग जाता है कि भाई ये पैसे निकल नहीं सकते, फ्रॉड हो गया है। तीसरा अपना जो मेजर फ्रॉड होता है जो अपने डिस्कस अभी करा, जो अपना कस्टम्स बेस्ड फ्रॉड होता है, जिसे पार्सल बेस्ड फ्रॉड भी कहते हैं, कि सारा डिटेल में डिस्कस भी करा। कई लोगों को उसमें डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं, और इसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। आपको बताया जाता है कि आपका कोई पार्सल जा रहा है, और सारी बातें अपन ने डिस्कस भी करी। इसके अलावा जो अपने और भी ये जो 2-3 तरह के फ्रॉड है, 3 तरह के, इसमें जो अमाउंट डिफ्रॉडेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बजाय एज कम्पेयर टू अदर फ्रॉड्स। इसके अलावा जो अपना फ्रॉड होता है जैसे सेक्सटॉर्शन फ्रॉड हो गया, कि अननोन नंबर से आपने वीडियो कॉल उठा ली और वो आपके मतलब फ़ोटो को जो स्क्रीन पे लेके और दूसरे साइड वाली जो फोटो उसको मॉर्फ कर लेंगे, देन दे ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि जो वेबसाइट्स होती हैं जिसमें यूज्ड गुड्स सेल होते हैं, वहाँ पर आपको बोलेंगे कि हम आपका गुड्स, जैसे कोई मान लीजिए एसी टीवी फ्रिज परचेज करना चाहते हैं, सामने फ्रॉडस्टर होगा वो बोलेगा, और फिर आपको कोई आपको क्यूआर कोड भेजेंगे कि भाई हमको पैसे भेज रहे हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करते ही पैसे विक्टिम के पास आने के बजाय चले जाते हैं, जैसे आपने डिस्कस ही करा। इसके अलावा जनरली एक फ्रॉड ये भी होता है कि किसी की डीपी लगा के व्हाट्सएप पे
उनके कलीग से या सबॉर्डिनेट से पैसे मांगने का प्रयास करते हैं, तो सब लोगों को पता ही है जी आजकल लॉट ऑफ ऑफिसर्स फेस दिस चैलेंज, इम्पर्सोनेट फ्रॉड कहते हैं। एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन स्मॉल इंसिडेंट दैट हैपेंड with me and might have happened with a lot of other officers also, that somebody impersonated my WhatsApp profile as well, and we eventually arrested the accused from Mathura. So तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस सबके अपने अपने हो जाते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये कोई मेजर तरह के फ्रॉड हैं। कई ऐसे भी फ्रॉड आजकल ऐसे हो रहे हैं कि भाई फैमिली मेम्बर्स को किसी व्यक्ति के बताया जाता है कि भाई आपका सन या डॉटर किसी केस में इन्वॉल्व हो गए हैं, और उसमें एआई की मदद से कुछ फेक वॉइस ओवर सुनाई जाती है कि भाई ये ABC आपके जो भी वार्ड्स हैं या नियर एंड डियर के थे उनकी आवाज़ सुनाई जाती है, और फिर वो पैसे एक्सटॉर्ट कर जाते हैं, जबकि एक्चुअली वो जो उनके बच्चे या उनके जो भी रिलेटिव होते हैं वो वहाँ पर होते ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा वो इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग जो मेजर टाइप्स के फ्रॉड हैं ये आजकल प्रेवलेंट है। अगर कोई सेक्सटॉर्शन जैसे फ्रॉड में फंस जाता है तो अमूमन आदमी अपनी इज्जत या रिस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहली बार बताई कि अगर आपके पास ऐसे अननोन नंबर से कहीं वीडियो कॉल आ रहा है या ऐसे नंबर जिसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो, तो बिल्कुल भी मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल भी ऐसी वीडियो कॉल कभी भी नहीं उठानी चाहिए। मतलब ये मान के चलें कि इट इज़ अ थ्रेट, क्योंकि मतलब अगर आप व्यक्ति को जानते ही नहीं है तो आप उसकी वीडियो कॉल ना उठाएं। पर कई बार गलती से हो जाता है, गलती से तो अब मान लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि बाई चांस अगर कोई व्यक्ति उठा भी लेता है और किसी के साथ इस तरह की कोई चीज़ हो भी जाती है, तो आपको जैसे ही पता लगता है, जितना जल्दी हो सके कि पता लगता है कि भाई ये तो गलत आपको फ्रॉड करा जाता है, आपको बाद में थ्रेटन किया जा सकता है, तो आप उसको इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज वीडियो वगैरह रिकॉर्ड भी हो जाता है और समबडी इज आस्किंग मनी, तो आप कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी को कुछ कभी भी पे नहीं करना चाहिए किसी को, और इमीडिएटली 1930 पे क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो फ्रॉडस्टर है, आप ये मान के चलें, ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि दे आर नॉट पीपल ऑफ वर्च्यू। आप पैसे दे भी देंगे तो दैट इज नॉट अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट दे विल नॉट थ्रेटन यू और एनीवन फॉर दैट मैटर। तो और कभी भी आप उनको, किसी भी फ्रॉडस्टर को कभी भी पैसे आपको नहीं देने चाहिए। एंड आई हैव मेट पीपल हु हैव बोल्डली फेस्ड सच सिचुएशंस, और उन्होंने ठान लिया कि भाई जो अब गलती जैसी होनी थी वो हो चुकी है, बट हम फ्रॉडस्टर को कभी भी पैसे नहीं देंगे, और उन्होंने रिपोर्ट करा फ्रॉड को, और हमने एक्चुअली वो फ्रॉडस्टर को अरेस्ट करा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप फ्रॉडस्टर्स के साथ वो बार्गेनिंग या उस तरह की चीज़ में कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए, और दे शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड। और डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने बताया था, तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से समझना चाहूँगा कि उसमें क्या होता है बेसिकली, और कैसे एक आम आदमी फंस जाता है इन बातों में। देखिए, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या है कि मतलब अरेस्ट तो सबको पता ही है कि भाई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है और कस्टडी में, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो चाहे जुडिशियल कस्टडी हो, रह जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट आज के दौर का एक तरीका है जिसमें बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो जो थ्रेट होता है विक्टिम का, उसको एक्सप्लॉइट करके उसको बताते हैं कि भाई अब आपका जो है हमें पता लग गया है कि भाई आपने ये फ्रॉड करा है, या आपका जो आधार कार्ड है वो फलाना कुरियर में पाया गया है जिसमें फ्रॉड हो रहा है, पासपोर्ट है, या वॉटेवर जो फेक नैरेटिव को सेट करते हैं, और उसको जो विक्टिम होता है वो दे बाय दैट नैरेटिव, और उनको बताया जाता है कि अब आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करा जाएगा और आप कैमरा ऑफ नहीं करें। तो इसी को बेसिकली डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। और इसमें कई बार लोग होते हैं जो मतलब घंटों या दिन या हफ्ते तक भी अपना कैमरा वगैरह अलग अलग माध्यम से, चाहे फ़ोन का कैमरा हो चाहे लैपटॉप का कैमरा हो, ऑफ नहीं करते हैं, चाहे सोते वक्त, जागते वक्त। तो इसी को बेसिकली ब्रॉडर टर्म में डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी के साथ इनिशियली ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी किसी को कैमरा ऑन करने के लिए कभी भी नहीं कहेगी। मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। व्हाट वुड एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गेन आउट ऑफ सीइंग द अक्यूज्ड इफ एट ऑल ही और शी इज एन अक्यूज्ड ऑन कैमरा? उससे कुछ पर्पस सॉल्व होता नहीं है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग की टैक्टिक्स हैं, वो मतलब आपके किसी के भी जो पेन पॉइंट्स होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं, और उसी को ही एक एक्सप्लॉइट करके पैसे एक्सटॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन टू एक्सटॉर्शन जैसे कहा जाता है। तो बिल्कुल, और आप ये मान के चलें कि कई बार इसमें लोग कैमरा ऑन करते हैं और वो अपनी
मतलब जो पहले फ्रॉड हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा अपनी कुछ कॉम्प्रोमाइज वीडियो रिकॉर्ड भी करवा लेते हैं, तो वो एक नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो लोगों को इससे बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि इस तरह से कभी भी कोई, तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पुलिस कभी भी आपको वीडियो कॉल करेगी नहीं, कभी भी नहीं। और अगर पुलिस को नोटिफाई करना है तो आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा। पुलिस स्टेशन अगर बुलाया जाएगा, कुछ नोटिस भेजना होगा तो प्रॉपर चैनल से भेजा जाएगा। आजकल ई-केवाईसी को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो ऐसे में कितना विश्वास करना चाहिए और क्या ये भी एक फ्रॉड का ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ई-केवाईसी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली केवाईसी इज़ नो योर कस्टमर जो गाइडलाइंस होती हैं, तो जो सारे बैंक्स को करना होता है किसी भी कस्टमर को अपने सिस्टम पे ऑनबोर्ड करने से पहले, और कस्टमर्स की सहूलियत के लिए आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी है उसकी सुविधा भी बैंक्स ने प्रोवाइड कराई है। बट कई बार क्या होता है कि जो ई-केवाईसी के जो गाइडलाइंस होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो ग्राउंड पे कई बार इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, और कई सारे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करके म्यूल अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं बैंक्स में। और बहुत बारी देखने में भी आया है कि जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं, कई बैंक ऑफिशियल्स वो साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ में मिल जाते हैं कई बार, और उनको वो म्यूल अकाउंट खोलने में सहायता प्रदान करते हैं। जो अपने ई-केवाईसी की गाइडलाइंस होती हैं, जो आरबीआई ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने नोटिफिकेशन में बता भी रखा है, कई बार उनको जाने या अनजाने में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कुछ बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा नहीं किया जाता है। और इस पे ही कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा इस साल लगभग 17 बैंक ऑफिशियल्स जो अलग अलग टॉप बैंक्स के हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। और उसमें कई बार देखने में मिला है कि कुछ पैसे के लालच में उनके द्वारा अकाउंट्स को गलत खुलवाया गया या बेचा भी गया, और उनको मतलब इंस्टीट्यूशनल तरीके से साइबर फ्रॉडस्टर्स को प्रोवाइड कराया गया। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर तो करंट अकाउंट जो होते हैं वो गलत खोले जाते हैं। और आपको जैसे बेसिकली करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक कंपनी या कॉर्पोरेट का सेटअप जो है वो दिखाना होता है कि भाई यहाँ पर ABC कंपनी है, तो फ्रॉडस्टर वहाँ पर एक फेक एक बोर्ड सा लगा देंगे, कुछ सेटअप बना देंगे ABC कंपनी या ABC प्राइवेट लिमिटेड का, और उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के जो करंट अकाउंट खुल जाता है। प्रॉपर उसका एड्रेस वेरिफिकेशन या GST वेरिफिकेशन नहीं होता है, और कई बार देखा गया है कि या तो अनजाने में बैंक ऑफिशियल उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या जान के वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है जो ई-केवाईसी गाइडलाइंस KYC गाइडलाइंस का है, और वो करंट अकाउंट खुल जाते हैं और फिर उसको विद सिम फ्रॉडस्टर्स का जो चैनल है उस इकोसिस्टम में सेल किया जाता है फॉर गेन ऑफ सम मनी। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा है, और हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए ऑनरेबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर साहब को भी हमने लेटर लिखा है, और जो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनके जो CEOs MDs हैं उनको भी हमने कई बार कम्युनिकेशन भेजा है, लेटर भी हमने लिखा है, मीटिंग भी कई बार करी है, और उन्होंने, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस भी अपने सिस्टम में करें, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास भी कराए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो सिम सेलर्स होते हैं, जहाँ सिम सेल होते हैं, तो क्योंकि अपने बैंकिंग सिस्टम में OTP का बहुत महत्व होता है कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, और OTP आपको सिम के थ्रू ही प्राप्त होता है। तो कई बार जो सिम सेलर्स होते हैं वो फेक सिम, प्रॉपर एड्रेस वेरिफिकेशन या प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बिना ही सिम सेल कर देते हैं। या मान लीजिए अगर किसी ने एक बार बायोमेट्रिक अपना लगाया है, तो उसको कई बार जो अगर किसी का गलत मोटिव है उसको बोलेंगे कि आपको ढंग से लगा नहीं है, एक बार और लगा दीजिए, तो वो 2 बार लगाने से 2 बार सिम इशू हो जाता है। एक सिम तो उनको दे दिया जाता है, एक सिम कई बार फ्रॉड के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ऐसे हमने कई सिम सेलर्स को भी हमने अरेस्ट करा है, जिन्होंने कई 100 सिम जो होते हैं वो फ्रॉड के लिए आगे सेल करे होते हैं फॉर वॉट एवर अमाउंट। और हमने जो ऐसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको भी हमने कई बार कम्युनिकेशन भेजा है कि भाई इस तरह से जो ये सिम सेल हो रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की गाइडलाइंस हैं या ट्राई की गाइडलाइंस हैं, उनके वायलेशन में हो रहे हैं। जैसे जो अपना फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उस पर बड़ा चैलेंज हो रहा है, तो उसको सुधारा जाए। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप भी अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें, और लेटेस्ट खबरों के लिए आए hindi.cnbctv18.com पर।